बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। इसको हम स्टडी करते हैं, इसको हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ एक इनर्शियल लॉ है, इनर्शिया के साथ वो लिंक करता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। It is a net external force act upon a body. It accelerates the body in the direction of the force. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the magnitude of a force and is inversely proportional to the mass of the body. ये इसकी डेफिनेशन थी। पहले न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं और फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट जो हमने लिखनी है स्टेटमेंट वो डेफिनेशन से रिलेटेड लिखनी है। इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर क्या बताया गया, उसको हम देखते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। पहले डेफिनेशन के अंदर बताया गया है इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाए, नेट फोर्स अप्लाई की जाए। नेट फोर्स से मतलब टोटल फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। हम किसी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो, इट एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाए, एक्सेलरेट से मतलब बॉडी मूव कर जाए फोर्स की डायरेक्शन में। हमने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। दूसरी बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना ही कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। आर्टिकल पे आके मजीद इसको हम डिस्कस करते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्ट लिंक करता है फोर्स के साथ और इनवर्स लिंक करता है बॉडी के मास के साथ। अब पहली इक्वेशन है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। फोर्स कम लगाएंगे एक्सेलरेशन कम, फोर्स ज्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज्यादा। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान में रखेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो मास होगा वो मास कांस्टेंट होता है। ये नहीं है कि मास वेरी कर रहा होगा, मास कांस्टेंट है। अगर छोटा मास है उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, एक मास हमने फिक्स कर लिया, सपोज कर ले कि 1 kg का मास है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, थोड़ी फोर्स लगाते हैं, एक्सेलरेशन कम पैदा होता है। वही 1 kg का मास है, हम उसके ऊपर फोर्स बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। कि मतलब फोर्स को अगर आप इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स को अगर आप डिक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो मास है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर 2, मास अगर कम करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मास ज्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपकी जो फोर्स हो वो कांस्टेंट हो। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि फोर्स कांस्टेंट है तो मास को अगर कम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मास को बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम। फोर्स वेरी नहीं करनी चाहिए, एक फिक्स फोर्स कर लें। आपके पास एक फुटबॉल है, फोर्स आपकी फिक्स है, उसके ऊपर आप किक लगाते हो, जिस पर आप किक लगाते हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। आप काम ये करते हो कि फुटबॉल की जगह आप एक स्टोन रख देते हो, मास आपने चेंज कर दिया, मास आपने बढ़ा दिया। इस वक्त मास आपका इंक्रीज हो गया, मास आपका इंक्रीज हो गया तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन फोर्स आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ पे मास कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, तभी हम दोनों चीजों को, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये माइक्रो लेवल पे बात नहीं करता, ये मैक्रो लेवल पे बड़े पार्टिकल के ऊपर बात करता है, छोटे पार्टिकल पे ये बात नहीं करता। ऐसे पार्टिकल जो हमें आम आंख से नजर आते हैं, जैसे गाड़ियां हैं, पर्सन है, हवाई जहाज है, इनके ऊपर बात कर रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इकट्ठा करते हैं तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ ओवर एम के। हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की लामत हम खत्म करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट एफ ओवर एम। कांस्टेंट की जगह हम के लेंगे, के लिख दिया है हमने। अब एक्सेलरेशन 1 है, फोर्स हम 1 न्यूटन लेते हैं, मास हम 1 kg लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 पुट करते हैं, फोर्स 1 न्यूटन, मास 1 kg पुट करते हैं तो हमारे पास जो के की वैल्यू आती है वो 1 आती है। के इज इक्वल टू 1। तो कोई के इज इक्वल टू 1, फोर्स हमारी यहीं पे पड़ रहती है, एफ इधर, एम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है एफ इज इक्वल टू एम। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है।
फोर्स का यूनिट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट न्यूटन। 1 न्यूटन किस वक्त होगा? जिस वक्त आपके पास 1 किलोग्राम का मास हो और 1 किलोग्राम के ऊपर आपने फोर्स लगाई, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 1 किलोग्राम आपके पास मास है, 1 किलोग्राम के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो जो आपकी फोर्स है वो 1 न्यूटन है। इसकी डेफिनेशन भी है। 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है? 1 न्यूटन is a force which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. 1 kg मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो जाए तो आपकी जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। इसको लिखने का तरीका ये है कि ये बेस्ट वे है जो हमने टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसी तरह लिखे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने आर्टिकल लिखना है। इस वक्त आर्टिकल लिख लिया है तो आर्टिकल को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मास कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, इसको 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन करके इसकी डेरिवेशन लिखो, लास्ट पे 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आपका न्यूटन सेकंड लॉ आपका कंप्लीट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।